मेरी कार का ताक़ुब किया जा रहा था। मैंने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर बतदरीज कार को सड़क के किनारे से लगाकर रोक दिया। मुझे ये देखकर हैरत न हुई कि अक़बी कार भी रोक दी गई थी। वो कोई भी थे, कम से कम ताक़ुब के मामले में बिल्कुल अनाड़ी थे। ताक़ुब करने का उन्हें बराए नाम भी सलीका नहीं था। चंद लम्हों के अंदर सूरत हाल का पूरी तरह तज्जिया करने के बाद मैंने ट्रांसमीटर निकाल लिया। हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म पैमाने पर काम हो रहा था। बर्ड पर हमले के फौरन बाद मेरा ताक़ुब भी यही जाहिर करता था, लिहाजा हमें भी मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू कर देना चाहिए था। बसूरत दीगर ताख़ीर का अंदेशा था। ट्रांसमीटर पर तहजीब को जल्दी जल्दी ज़रूरी हिदायत देकर मैं कार से उतर गया और कार का बोनट खोल दिया। मकसद ये तासुर देना था जैसे कार में कोई खराबी वाक़ हो गई हो। अगरचे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ताहम महज एहतियातन मैं थोड़ी सी वक्त गुजारी कर रहा था। मुझे मालूम था कि मेरी हिदायत पर अमल होने में चंद मिनट से ज़्यादा अरसा दरकार नहीं था। चंद मिनट यूं गुजारने के बाद मैं दोबारा ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इस बार कार स्टार्ट करने के बाद मैं आगे जाने की बजाय उसे वापस मोड़ रहा था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि मेरी इस हरकत से वो लोग बौखला गए हैं। शायद उन्हें मुझसे ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं थी। उन्होंने बड़ी अफरा-तफरी के आलम में गाड़ी मोड़ी और शहर की तरफ वापस दौड़ा दी। अब मेरी कार उनका पीछा कर रही थी। वो भूल गए थे कि उन्हें मेरा ताक़ुब करना है, लेकिन उन्हें इस बात का होश ज़रूर था कि मुझे अपना पीछा न करने दें, और उसके लिए उनके पास फौरी तौर पर रफ्तार के सिवा और कोई तरीका नहीं था। उस वीरान सड़क पर, जिससे कोई ज़ैली सड़क भी नहीं निकलती थी, किसी को ताक़ुब से झटकना करीब करीब नामुमकिन था। अगली कार की बढ़ती हुई रफ्तार के साथ मैं भी रफ्तार में इजाफा कर रहा था, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि दरमियानी फासला एक मखसूस हद से कम न होने पाए। गोयटे हिल की उस वीरान सड़क पर आगे पीछे दौड़ती हुई दो कारें तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ने के दरपे थीं। अगली कार की तेज रफ्तारी मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी, इसलिए कि मुझे मालूम था कि आगे रास्ता बंद है। फिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। सड़क के इख्तिताम पर पुलिस की दो मोबाइल गाड़ियों ने सड़क पर तिरछे खड़े होकर रास्ता बंद कर रखा था। पुलिस वालों ने कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुके। रुकने की बजाय उन्होंने कार को सड़क से नीचे उतारकर मोबाइलों के बराबर से निकाल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेज रफ्तार पर उनकी ये कोशिश अबस थी। नतीजा ये हुआ कि कार उलट गई। मैंने अपनी आंखों से उसे कलाबाजियां खाते देखा और फिर एक तनावर दरख्त से टकराकर उसमें आग भड़क उठी। मैं अपनी कार की रफ्तार पहले ही कम कर चुका था। मैंने मोबाइलों के नज़दीक कार रोक दी और कार से उतरकर मुतासिफाना अंदाज में धड़ाधड़ जलती हुई कार को देखने लगा, जो कुछ फासले पर उल्टी हुई जल रही थी। चंद पुलिस वाले और इंस्पेक्टर मेरे करीब आ गया। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, आप अपने कागजात दिखाना पसंद करेंगे? उसने ख्याल रखा था कि उसका लहजा गुस्ताखाना न होने पाए। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर सवालिया लहजे में कहा, तुम्हें जो अहकामात दिए गए थे उनमें ये हिदायत भी शामिल थी? लम्हा भर के लिए वो गड़बड़ा गया, लेकिन फौरन उसने खुद को संभाल लिया। बोला, कुछ फैसले हमें खुद भी करने पड़ते हैं। मैंने उस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, कार में कितने आदमी थे? इंस्पेक्टर ने रवा रवी में कहा, 4। फिर मुझे घूरने लगा। बोला, मैंने तुमसे कागजात निकालने को कहा है। मैंने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है कि इनमें से एक भी जिंदा न बच सका। अब ये भी मालूम नहीं हो सकेगा कि ये कौन थे। टेरिस महल के हवाले पर इंस्पेक्टर की अक्ल ठिकाने आ गई और उसने मेरी शनाख्त तलब करने का ख्याल तर्क कर दिया। इंस्पेक्टर ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं जनाब? हमने तो इन्हें रोकने की कोशिश की थी, हमें क्या मालूम था? मैंने बारूब अंदाज में कहा, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा इंस्पेक्टर, तुमने अपना काम उम्दगी से किया, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। वो बोला, शुक्रिया जनाब, वैसे इन लोगों की शनाख्त कोई मसला नहीं है। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स की एक झलक देखी थी। मुझे शुबा है कि वो एडगर। मैं चौंक पड़ा, क्या ये कार एडगर चला रहा था? वो बोला, नहीं जनाब, एडगर का दस्तेरास्त मार्टिन। लेकिन मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता, मुमकिन है मुझे गलत फहमी हुई हो। मैंने तेजी से कहा, नहीं, तुम्हें गलत फहमी नहीं हुई, मालूम करो कि इस वक्त एडगर कहाँ है। इंस्पेक्टर मोबाइल की तरफ बढ़ गया। मैं उलझन में फंस गया। आखिर एडगर को मुझसे और मेरे साथियों से क्या दुश्मनी हो गई थी? मैं तो उससे ठीक से वाकिफ भी नहीं था, बस सरसरी तौर पर उसका नाम सुना था। थोड़ी देर कबल उसने बर्ड पर हमला किया। बर्ड की जिंदगी थी कि वो बच निकला और अब इस वाक्य के थोड़ी देर के बाद एडगर के आदमी मेरा ताकुब कर रहे थे। आखिर क्यों? इंस्पेक्टर ने मेरे ख्यालात का सिलसिला दरहम बरहम करते हुए कहा, मैंने मालूम कर लिया है जनाब, वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं। मैंने हैरत से कहा, ऑफिस में? क्या यहाँ गुंडे बदमाशों के भी ऑफिस होते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, मालूम होता है आप उससे पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। एडगर एक ऐसा बदमाश है जो अपने पीछे खुला सबूत नहीं छोड़ता। सबूत के बगैर उस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं है। उसका ऑफिस पैराडाइज बार में है। पैराडाइज बार उसकी अपनी मिल्कियत है। उस बार के अलावा वो शराब इंपोर्ट करके सप्लाई भी करता है।
मैंने हाथ उठाकर कहा, बस ठीक है इंस्पेक्टर, मैं समझ गया। मजीद तफसीलात बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे पैराडाइज बार तक ले चलोगे? इंस्पेक्टर ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं जनाब, लेकिन इससे कबल मुझे इस कार। मैंने कहा, यहाँ के मामलात अपने मातहतों पर छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो, और हाँ, हथकड़ी का एक जोड़ा जरूर साथ ले लेना। इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा, तो क्या सिर्फ हम दोनों ही? ये इतनी बड़ी पुलिस फोर्स किस लिए है जनाब? मैंने कहा, जब पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस वक्त पुलिस फोर्स भी तलब कर लेंगे, फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो। पैराडाइज बार रिवायती किस्म का एक बार साबित हुआ। इंस्पेक्टर सैमुअल के साथ मैं सीधा बार टेंडर की तरफ बढ़ गया। इस किस्म के मकामात पर पुलिस की आमद से खलबली मच जाया करती है, वहां भी यही हुआ। बावर्दी इंस्पेक्टर को देखकर बार में मेजों के गिर्द बैठे हुए शराबी इस तरह में मुब्तला हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि बार टेंडर मुतमईन नजर आ रहा था। उसने इंस्पेक्टर से कहा, आपने बहुत देर कर दी जनाब, बॉस बहुत देर से आपके मुंतजिर हैं। बारटेंडर की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, लेकिन मैंने सोचा मुमकिन है इंस्पेक्टर ने एडगर को यहाँ रोके रखने के लिए उसे अपनी आमद की इत्तला भिजवा दी हो, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की। इंस्पेक्टर ने भी कोई सवाल न किया। मैं और इंस्पेक्टर उस बगली कमरे की तरफ बढ़े जिसका दरवाजा खुला हुआ था। एडगर के ऑफिस में दाखिल होते ही हमें ये जुमला सुनना पड़ा, तुम लोगों की कारकर्दगी बहुत खराब है इंस्पेक्टर। कहने वाला एडगर ही हो सकता था। मैं उसे पहचानता नहीं था, लेकिन शायद वो मुझसे वाकिफ था, इसलिए कि इंस्पेक्टर से ये जुमला कहने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और मैंने महसूस किया कि मुझे देखकर वो अजीब किस्म की बेचैनी में मुब्तला हो गया है। मैंने दानिस्ता उस पर से नजरें हटाईं और ऑफिस का जायजा लेने लगा। उसका ऑफिस अजीब ही मंजर पेश कर रहा था, जहां उसके अलावा चंद अफराद और भी मौजूद थे। वो फर्श पर बंधे पड़े थे, एक कुर्सी पर बैठा था मगर उसके हाथ भी पुश्त पर बंधे थे। एडगर खड़ा हुआ था। हमारी आमद से कबल वो गालिबन टहल रहा था। उसके अलावा 2 और अफराद भी थे जिनके हाथों में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। ये सब कुछ मेरी समझ से बालातर था। इंस्पेक्टर ने बेनियाजी से कहा, हमें और मामलात भी देखने होते हैं। मैंने नरम लहजे में एडगर से पूछा, मामला क्या है? एडगर ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं मकामी थाने को फोन पर तफसीलात बता चुका हूँ। मैंने कहा, फोन पर सुनी हुई तफसीलात की रोशनी में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरा लहजा बदस्तूर नरम था। मामला कुछ कुछ मेरी समझ में आना शुरू हो गया था। एडगर ने उस शख्स की तरफ इशारा किया जो कुर्सी पर बैठा था और जिसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। बोला, ये शख्स जिसका नाम फर्नांडिस है, ये शराब का एक मकामी डीलर है। ये शख्स 1.5 घंटा कबल यहाँ आया और इसने मुझे धमकियां दी। इसके साथ 2 मुसल्लह अफराद थे। मेरे आदमियों ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों पर काबू पाया और फिर मैंने कोई 1 घंटा कबल इलाके के थाने को फोन पर मुत्तला किया, लेकिन तुम लोग इतनी देर के बाद यहाँ पहुंचे हो। मैं सन्नाटे में आ गया। सूरत हाल पूरी तरह मुझ पर वाजे हो गई। बर्ड के बच जाने पर एडगर ने ये ड्रामा तरतीब दिया था, इसलिए कि जो वक्त वो बता रहा था उस वक्त बर्ड पर हमला हुआ था। एडगर ने जाए वारदात पर अपनी अदम मौजूदगी साबित करने के लिए ये नाटक रचाया था और अब मुझे उसका तोड़ करना था। मैंने फर्नांडिस से कहा, तुम क्या कहते हो? मैं, एडगर और इंस्पेक्टर अभी तक खड़े हुए थे। एडगर ने हमसे बैठने तक को नहीं कहा था। फर्नांडिस बोला, मैं हमेशा एडगर से माल लेता हूँ, लेकिन इस बार इसने हमें जाली माल थमा दिया। बोतलों से मकामी शराब बरामद हुई है। मैं इससे यही शिकायत करने आया था, लेकिन इसने हमारे साथ ये सलूक किया। फर्नांडिस का बयान सुनकर मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। एडगर ने बोलना चाहा, ये सरासर बकवास है, मगर मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह मामला सरकारी तफ्तीशी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लिहाजा अब तुम सिर्फ उस वक्त बोलोगे जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा। मेरा ख्याल है अब यहाँ इन लोगों की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने दोनों रिवॉल्वर बरदारों की तरफ इशारा किया, लिहाजा इन्हें यहाँ से रुखसत कर दो। एडगर ने भर्राई हुई आवाज में उन लोगों से चले जाने को कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने एडगर से कहा, अब मेरा ख्याल है अगर तुम अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ तो हम बात आगे बढ़ाएं, और वो खामोशी से मेज के अकब में अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने के बाद मैंने इंस्पेक्टर को भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक नशिस्त संभाल ली। मैंने एडगर की आंखों में देखते हुए कहा, मार्टिन की कार को हादसा पेश आ गया। कार में आग लग गई थी। वो अपने साथियों समेत हलाक हो चुका है। एडगर बुरी तरह चौंका। उसने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, हादसा कब और कहां पेश आया? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि मार्टिन अपने साथियों समेत किस मुहिम पर था? एडगर ने नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं, वो मुझे बताकर नहीं गया था। मैंने कहा, और पिछले 1.5 घंटे के दौरान तुम भी यहीं मौजूद रहे हो? वो बोला, हाँ, मैंने बार से बाहर कदम भी नहीं निकाला। फर्नांडिस से ही उलझ रहा, लेकिन मुझसे इस अंदाज में क्यों पूछगिछ की जा रही है, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? मैंने जेब से ट्रांसमीटर निकालते हुए इंस्पेक्टर से कहा, इन्हें बताओ कि मार्टिन को हादसा कहाँ पेश आया है। वो एडगर को हादसे के बारे में बताने लगा और मैंने ट्रांसमीटर पर तहजीब से राब्ता कायम किया।
मेरी आवाज़ सुनते ही उसने बेसब्री से कहा, तुम कहाँ गायब हो? हम तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हो चुके थे। जनरल टेरिस भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, सुनो तहजीब, जनरल टेरिस अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो उससे मेरी बात करवाओ फौरन। तहजीब ने मेरे लहजे में कोई खास बात महसूस कर ली थी, इसलिए उसने बगैर कुछ कहे ट्रांसमीटर जनरल के हवाले कर दिया था। एडगर, इंस्पेक्टर और फर्नांडिस हैरत से मुझे देख रहे थे। चंद लम्हे के बाद ट्रांसमीटर पर जनरल की आवाज उभरी। क्या बात है ओल्ड बॉय? मैंने कहा, मैं तुम्हारी स्कीम पर अमल कर रहा हूँ जनरल। मैं इस वक्त पैराडाइज बार में मौजूद हूँ। एडगर मेरे सामने बैठा है और मैं तुम्हारे उस ख्याल से मुत्तफिक हो चुका हूँ कि उससे पूछगिछ करना बेकार है, और मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वक्त ज़ाया करने की बजाय इसे ठिकाने ही लगा दिया जाए। जनरल टेरिस गड़बड़ा गया और इसके अलावा कुछ न कह सका। बिल्कुल बिल्कुल, उस बेचारे को तो कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन एडगर उछल कर खड़ा हो गया। न सिर्फ खड़ा हुआ था बल्कि उसने रिवॉल्वर निकाल कर मुझे कवर भी कर लिया था। मैंने एडगर की तरफ देखे बगैर कहा, तुमसे बात करने के बाद मैं एक कोशिश और करूंगा जनरल। मैं इस बात का कायल हूं कि आदमी को मौत के घाट उतारने से कबल एक मौका जरूर देना चाहिए। मुमकिन है वो राह रास्त पर आ जाए। जनरल ने कहा, तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरा ख्याल यही है कि ऐसे लोग मौके से फायदा नहीं उठा सकते। मैंने सिलसिला मुनक़ता करके एडगर की तरफ देखा। मैंने कहा, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा जनरल। थोड़ी देर के बाद तुमसे दोबारा राब्ता करता हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ता करके एडगर की तरफ देखा और हैरत से कहा, ये क्या एडगर? रिवॉल्वर जेब में रख लो, क्यों अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहे हो? एडगर ने लरसती हुई आवाज में कहा, मुझे अपनी जिंदगी की जमानत दरकार है। मैंने नरमी से कहा, इसके लिए जो तरीका तुमने मुंतखब किया है वो गलत है। जो जमानत तुम तलब कर रहे हो वो तो खुद तुम्हारे पास है। हमसे ताउन करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो बोला, जबान खोलने के बाद मैं और मुश्किल में फंस जाऊंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम क्या समझते हो? हमें सब मालूम है, मगर हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। एडगर ने भी यकीनी से कहा, यानी सब कुछ जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा? मैंने कहा, बशर्ते कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। एडगर के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर की नाल झुक गई। फिर वो खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। एडगर ने बोझला आवाज में कहा, मुझे मालूम है कि मार्टिन तुम्हारा ताक़ुब कर रहा था, बल्कि उसे तुम्हारी निगरानी पर मैंने ही मामूर किया था और बट को। मैंने कहा, इन बातों के याद की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे मालूम है। जो बातें मुझे नहीं मालूम वो बताओ। एडगर ने कहा, जो बातें तुम्हें नहीं मालूम वो मुझे भी नहीं मालूम, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारी मालूमात में कोई इजाफा कर सकूं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे वाकिफ हो? एडगर ने मखसूस आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मुझे तुम्हारे खिलाफ काम करना है। मैंने कहा, तुम शायद होश में नहीं हो। ये कैसे मुमकिन है कि तुम जिसके खिलाफ काम कर रहे हो उससे ही वाकिफ नहीं हो? एडगर बोला, ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। उसके लहजे से सच्चाई झलक रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये सब कुछ किस तरह हुआ? एडगर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। उसके अंदाज में जो झिझक थी उससे साफ जाहिर था कि वो इंस्पेक्टर से खौफजदा है। मैंने तसल्ली दी, कहा, तुम जो कुछ भी कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लिहाजा जो कुछ भी कहना है खुलकर कहो। एडगर ने कहा, मैं हमेशा पुलिस से बचकर काम करता हूँ। आपको तो अंदाजा होगा कि इस किस्म के कामों में शराफत से काम नहीं चलता। कभी कभी कोई जरूरतमंद आ जाता है तो मैं उसका काम भी कर देता हूँ। मैंने कहा, बशर्ते के मुआवजा माकूल मिले। वो बोला, इस मामले में मेरा एक मयार है, मैं कभी दब कर बात नहीं करता। मुआवजा मर्जी का न हो तो मैं किसी काम में हाथ नहीं डालता। मैंने कहा, और इस मामले में तो मुआवजा भी तुम्हें तवक्को से बढ़कर मिला होगा। वो बोला, ये हकीकत है, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि इन हंगामों की पुश्त पर कौन है। मैंने उसे घूरा, क्या मतलब? तुम्हें मुआवजा किसके जरिए मिला था? एडगर ने कहा, फर्नांडिस के जरिए। मैंने चौंक कर फर्नांडिस की तरफ देखा जो भीगी बिल्ली बना बैठा था। मैंने कहा, इस एतबार से तो ये तुम्हारा मोहसिन हुआ, फिर तुमने इसे बांध क्यों रखा है? वो बोला, ये तो महज एक नाटक है और इसलिए है कि जो झूठ हम बोल रहे हैं उसमें हकीकत का रंग भरा जा सके। ये आइडिया फर्नांडिस ने ही पेश किया था ताकि जाए वारदात पर मेरी अदम मौजूदगी साबित की जा सके। मैंने दोबारा फर्नांडिस की तरफ देखा, कहा, मेरा ख्याल है तुम भी मेरी कोई रहनुमाई नहीं कर सकोगे। फर्नांडिस बोला, आपका ख्याल दुरुस्त है जनाब, ज्यादातर हिदायत मुझे फोन पर ही मिली हैं। सिर्फ रकम देने के लिए एक शख्स आया था मगर उसने अपना चेहरा छुपा रखा था और नीम तारीकी में मुझसे मिला था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो कौन था। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमें किन लोगों के खिलाफ काम करना होगा। अगर हमें शुबा भी हो जाता कि ये इतनी ऊंची सतह का मामला है तो इसमें हाथ डालने का सवाल ही पैदा न होता। मैंने फर्नांडिस को घूरते हुए पूछा, ये तुम्हें कब मालूम हुआ कि तुम्हें किन लोगों के खिलाफ काम करना है? वो बोला, अभी थोड़ी देर पहले एडगर ने मुझे बताया था कि उसने बट साहब को पहचान लिया था और उसके हाथ पांव फूल गए थे।
ये मुझ पर नाराज हो रहा था कि मैंने ये मामला क्यों लिया, मगर जनाब मुझे ही कौन सा इल्म था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा, इसके हाथ खोल दो इंस्पेक्टर, अब ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। फर्नांडिस ने कहा, हमें खुशी है जनाब, आप चाहते तो हमसे जबरदस्ती भी काम ले सकते थे, मगर आपने जिस दरगुजर का मुजाहरा किया है उसके बाद तो हम आपके गुलाम हो गए हैं। मैंने कहा, तुम नादानिस्ता तौर पर किसी के आला कार बन गए, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कसूरवार भी नहीं समझता। मैं रेंडल के वार को उसी पर उलटने के बारे में सोच रहा था। मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तरतीब देते हुए कहा, तुम दोनों को मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। एडगर ने कहा, हम हर तरह से तैयार हैं। मैंने कहा, बस तो फिर उठो और मेरे साथ चलो। हम चारों बार से बाहर आ गए। बार के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मुझे सुर्ख रंग की वो कार नजर आ गई जो कुछ फासले पर खड़ी थी। कार स्टार्ट थी और उसकी पार्किंग लाइट्स जल रही थीं। वो कार बड़ी तेजी से हरकत में आई थी और उसके साथ ही मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी नादीदा खतरे का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। कार आंधी और तूफान की तरह हमसे नजदीक तर होती चली जा रही थी। उसकी हेडलाइट्स भी रोशन हो गई थी। रोशन हेडलाइट्स के अकब में कार के अंदर कुछ देखना मुश्किल था, ताहम कार की खिड़की से झांकती हुई ब्रेन गन की नाल मुझे नजर आ गई। मैंने चीख कर अपने साथियों को होशियार करने के साथ साथ खुद को फुटपाथ पर दाएं जानिब गिरा दिया। बचो! और उसके साथ ही फजा ब्रेन गन से चलने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैंने चीखों की आवाजें भी सुनी थी, मगर ये ताजुन करना दुश्वार था कि गोलियां किसको लगी हैं। बहरहाल मैं महफूज रहा था। जो कुछ भी हुआ चश्मे ज़दन में हुआ था। सुर्ख कार आंधी और तूफान की तरह हमारे सामने से गुजरी और ब्रेन गन का ब्रस्ट मारती हुई गई। उसके गुजरते ही मैं बड़ी फुर्ती से उठा। फर्नांडिस और इंस्पेक्टर सैमुअल गोलियों से छलनी हो गए थे। वो फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर सके थे, लिहाजा गोलियां उन्हें चौंट गई थीं। एडगर अलबत्ता महफूज रहा था। वो उठकर मेरी ही तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर वहशतनाक तासुरात थे। गालिबन इस बात ने उस पर दीवानगी तारी कर दी थी कि उसके अपने बार के दरवाजे पर उस पर हमला किया गया। बार के अंदर भी इस अचानक फायरिंग से खलबली मच गई थी। गोलियों की खौफनाक तड़तड़ाहट ने पूरी स्ट्रीट पर दहशत की एक लहर दौड़ा दी। वो जो मर चुके थे उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने वहां से निकल जाने का फैसला किया। मैंने तेजी से कहा, यहाँ से निकल चलो एडगर, और मैं अपनी कार की तरफ झपटा। एडगर ने मेरा साथ दिया। फिर किसी के करीब आने से कबल ही कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा चुका था। एडगर ने मुट्ठियां भींच कर कहा, मेरा खून खौल रहा है। कल तक किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके, और आज मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम किन लोगों के आलाए कार बन गए हो। ये एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द सहूनी तंजीम है। इस किस्म की कत्लो गारत करवाना इनके मामूलात में शामिल है। एडगर ने दांत पीस कर कहा, काश मुझे मालूम हो जाए कि इस हमले का जिम्मेदार कौन है, मैं उसका खून पी जाऊंगा। मैंने कहा, उनका असल हदफ मैं था और इसमें शक नहीं कि मैं बाल बाल बचा हूं। वो लोग पहले से हमारे बाहर निकलने के मुंतजिर थे। तुम्हें इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। एडगर बोला, उन्होंने मेरे बार के दरवाजे पर हमला किया है। अगर मैंने उनके खिलाफ कोई कदम न उठाया तो गोइटे हिल के सारे बदमाश शेर हो जाएंगे और मेरी वक़्त 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। मैंने कहा, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए एडगर। 2 आदमी मारे गए, उनमें से एक ताल्लुक एक सरकारी एजेंसी से भी है, और सरकारी एजेंसी से मुतल्लिक कोई आदमी मारा जाए तो सरकारी एजेंसियां कुछ ज्यादा ही मुस्तैदी का मुजाहरा करती हैं। इस झगड़े में पड़ने का मतलब खुद को खामखा मुश्किलात में फंसाने के सिवा कुछ नहीं होगा। वो बोला, मुझे हैरत है ये बात आप कह रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि सरकारी एजेंसियों के काम करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मेरी ही शामत आएगी। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे मालूम है एडगर, लेकिन एक हकीकत तुम भी नजरअंदाज कर रहे हो, और वो ये कि वारदात के वक्त मैं भी तुम्हारे हमरा था। एडगर ने तेजी से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि ये तो और भी खराब बात है। मैं तो पहले ही बट साहब वाले मामले में नजरों में आ चुका हूँ। अब तो यही समझा जाएगा कि जो कुछ भी हुआ मेरी ईमा पर हुआ। मैंने कहा, इन खदशात को अपने जहन से झटक दो, इसलिए कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरा बयान तुम्हारे हक में होगा। एडगर ने मुझे हैरत से देखा। बोला, एक तो आपका रवैया मेरी समझ से बाहर है, कहीं मैं किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं फंसने वाला। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, मैं तो तुम्हें मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझ पर ही शुबा कर रहे हो। ये तो ज्यादती है ना एडगर डियर। वो बोला, मैं कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन इस बार आया तो ऐसे बेढब तरीके से आया कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि जद पर आने के बावजूद मेरे साथ रियायत क्यों बरती जा रही है। मैंने कहा, किसी हकीकत से महज इस बिना पर इनकार नहीं किया जा सकता कि वो समझ में नहीं आ रही। तुम मुझे जानते हो, मेरे मिशन से भी वाकिफ हूँ। मैं अपनी तवज्जो हमेशा अपने मिशन पर मरकूज रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे मिशन की राह में जो भी आएगा उससे मेरा तसादुम होगा। आसान लफ्जों में यूं समझ लो कि जो मुझसे उलझेगा मैं उससे उलझूंगा, और जो मुझसे नहीं उलझेगा उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है।
तुम नादानिस्तगी में दुश्मन के आलाए कार बन गए, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तुम उससे बाज आ गए। अगर बट को तुम्हारे हाथों नुकसान पहुंच गया होता तो मैं तुम्हें हरगिज माफ न करता। एडगर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जनाब, लेकिन मैंने बट साहब को बर वक्त पहचान लिया था। उनसे मेरा वास्ता पड़ता रहता है। मुझे ये भी मालूम था कि वो आपके साथियों में से हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गोइटे हिल में आपका मर्तबा क्या है। सच पूछिए तो मुझे अपनी मौत नजर आने लगी है। मैंने कहा, इन तमाम मामलात के पीछे एक शातिर दिमाग काम कर रहा है। वो मुझसे छुपा छुपा फिर रहा था, लेकिन अब नजरों में आ गया है। वो हद से बड़ी हुई खुद एतमादी का शिकार है। उसे ये जोम है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसका जोम खाक में मिलाने के दर पे हूँ, जबकि उसकी कोशिश ये है कि मैं अपनी तवज्जो मरकूज न करने पाऊँ। तुम इससे अंदाजा कर लो कि वो कल रात यहाँ पहुंचा है और उस वक्त से अब तक उसने हमें सुकून का सांस नहीं लेने दिया। कल रात वो मेरी नजरों से ओझल हो गया था। चंद घंटे कबल वो फिर नजर आया। अगरचे अब हमने ऐसे इंतजामात कर लिए हैं कि वो हमारी नजरों से ओझल न हो सके, ताहम जो कुछ वो कर चुका है उसका फौरी तदारुक मुमकिन नहीं है। उसने सारा वक्त शरपसंद अनासिर से राब्तों में गुजारा होगा, जिसका अंदाजा इस बात से होता है कि मुझ पर और मेरे साथियों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इन हमलों का नोटिस न लेना मेरी मजबूरी है। अगर मैं इन चक्करों में उलझ गया तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। एडगर ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मिस्टर अली, क्या आप उलझ नहीं गए? मैंने कहा, मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। फौरी तौर पर एक मंसूबा बनाया है और अब उस पर अमल पैरा होने का इरादा रखता हूँ। रेंडल को भी मजा आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव क्लब पहुंचने तक मैं एडगर को उसका रोल समझा चुका था।